भारत में मुख्यतः सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, व्यवस्थापिका की संसद, और न्यायपालिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा चलाई जाती है। विधायिका का काम कानून का निर्माण करना है, न्यायपालिका का काम न्याय प्रदान करना है, और कार्यपालिका जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के माध्यम से चलाई जाती है, जो देश में नियमों का क्रियान्वयन करने का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। आज की क्लास में हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियाँ क्या हैं, वो भारत का संवैधानिक पद है, और राष्ट्रपति की क्या क्या प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं उसके संबंध में आज हम संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम चैप्टर नंबर 5 जो है वो संघीय कार्यपालिका शक्ति की बात करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 से लेके 62 तक के जो प्रावधान हैं वो राष्ट्रपति के बारे में दिए गए हैं। तो देखा जाता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो संघ की कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, लेकिन हमारे भारत में जो राष्ट्रपति है वो नामात्र का कार्यपालिका प्रधान होता है। मतलब उनके पास नामात्र की शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति जो है वो हमारे देश में प्रधानमंत्री के पास होती है, जो अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल की सहायता से करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 जिसमें प्रावधान दिया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 जिसमें लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास निहित होगी, और राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी कार्य किया जाएगा तो जो उनके अधीनस्थ अधिकारी हैं, मीन्स जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी सहायता से ही राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी कार्य को संपन्न किया जाता है। आर्टिकल 54 जो राष्ट्रपति के निर्वाचन या उसके चुनाव की बात करता है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन किस तरीके से होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में मुख्यतः संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं। लोकसभा जो निचला सदन है, राज्यसभा जो उच्च सदन है, दोनों ही सदन जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। साथ ही साथ राज्य की जो विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के जो निर्वाचन सदस्य हैं, उनके द्वारा भी राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो भाग लिया जाता है। साथ ही साथ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के जो इलेक्टेड मेंबर चुनकर आते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो भाग लेते हैं। यहाँ पे देखने लायक बात यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में उन लोगों के द्वारा भाग नहीं लिया जाता जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। जैसे राज्यसभा में 250 सीटें हैं, तो 250 में जो 12 सदस्य होते हैं जिनको साहित्य, कला और समाज सेवा, विज्ञान के आधार पर जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। या विधान परिषद में जो सदस्य मनोनीत होते हैं, चाहे लोकसभा की बात करूं, चाहे मैं विधानसभा की बात करूं, चाहे राज्यसभा की बात करूं या विधान परिषद की बात करूं, कहीं पर भी यदि राष्ट्रपति जिन लोगों को मनोनीत करते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा खुद की जाती है, वो लोग कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो भाग नहीं लेते। आर्टिकल 54 में दिया हुआ है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संकीर्ण मत द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो संपन्न किया जाता है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि दी गई है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल तक जो है, जिस दिन वो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, तो शपथ लेने की तारीख से 5 साल तक वो अपने पद में पदासीन रहते हैं। यदि राष्ट्रपति अपने पद में रहते हुए अपना पद त्यागना चाहते हैं या अपना रिजाइनिंग लेटर देना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति अपना रिजाइनिंग लेटर जो है वो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति के द्वारा त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपा जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट उस रिजाइनिंग लेटर को तत्काल लोकसभा के अध्यक्ष के सामने जो है वो रखते हैं। यदि यहाँ पर यह देखा जाए कि राष्ट्रपति को किन आधारों पर हटाया जाता है, तो हमारे देश में राष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई मुख्य आधार नहीं है। केवल एक ही आधार है जो है संविधान का अतिक्रमण, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहीं पर यदि मैं यूएसए की चर्चा करूं तो यूएसए में राष्ट्रपति को साबित कदाचार, असमर्थता या मिसकंडक्ट के बेस पर हटाया जा सकता है, लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं। केवल एक ही ग्राउंड है, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अब बात यह आती है कि क्या राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन हो सकते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 57 इसी के विषय में दिया हुआ है, री इलेक्शन, कि भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे देश में कोई भी सीमा नहीं है। यदि आप यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो यूएसए में राष्ट्रपति का इलेक्शन 4 साल के लिए किया जाता है, और कोई भी व्यक्ति जो है वो 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। केवल अब्राहम लिंकन जो थे वो अमेरिका में 3 बार राष्ट्रपति बने थे। उसके अलावा अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति बनते हैं उनकी मिनिमम जो टाइम टेन्योर है वो 2 बार ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन भारत में ऐसी कोई सीमा नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति
कितने बार भी राष्ट्रपति का जो है वो चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है 57 के अंतर्गत। अब आता है आर्टिकल 58, जिसमें राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन के बारे में दी गई है कि जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति के पद पर आना चाहता है या राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो सर्वप्रथम वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। यहाँ पर यह समझने लायक है कि उसका लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, केवल उसके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य बन सके, केवल उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होता है वो सरकार के अंतर्गत, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसके अंतर्गत कोई भी दूसरा पद जो है वो धारण नहीं कर सकता। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें दी गई हैं कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद में पदासीन होता है वह संसद और राज्य विधानसभा के अंतर्गत, राज्य विधानमंडल के अंतर्गत कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। या यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाता है जिसने कोई लाभ का पद धारण किया हुआ है तो जिस दिन वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं उसके बाद उनके द्वारा जो भी पद धारण किया गया है वो सभी पद जो है वो खाली हो जाएंगे। साथ ही साथ राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। राष्ट्रपति को बिना किराए दिए अपने शासकीय निवास का उपयोग करने का अधिकार होगा और संसद के द्वारा समय समय पर जो भी विशेषाधिकार या जो भी सुख सुविधाएं राष्ट्रपति को दी गई हैं वो सभी सुख सुविधाएं उनको निःशुल्क जो है वो प्रदान की जाएगी। राष्ट्रपति जब तक अपने पद को धारण किए हुए हैं, पद को धारण करने के दौरान राष्ट्रपति की उपलब्धि और भत्ते पर किसी भी तरीके से नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद में नियुक्त किया गया और उनकी जो भी वेतन भत्ते हैं वो उनके टेन्योर में किसी भी तरीके से जो है वो कम नहीं किए जाते। यहाँ तक कि यदि भारत में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी, वित्तीय आपात लगेगा, जो अनुच्छेद 360 में दिया हुआ है, तो वित्तीय आपात में केवल राष्ट्रपति ही एकमात्र ऐसा पद है जिसकी सैलरी जो है वो डिडक्ट नहीं की जाती। भारत में जितने भी पब्लिक सर्वेंट है सभी की सैलरी जो है वो डिडक्ट की जा सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी की कंडीशन में, लेकिन राष्ट्रपति ही एक ऐसा पद है जिसकी सैलरी जो है वो इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी किसी भी तरीके से नकारात्मक रूप से डिडक्ट नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 60, जिसमें राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान दिया गया है कि जो भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने शपथ लेंगे। यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी मोस्ट सीनियर जज होंगे उनके सामने जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ लिया जाएगा, राष्ट्रपति उनके सामने शपथ लेंगे। अनुच्छेद 61, जिसमें इम्पीचमेंट का प्रावधान दिया है महाभियोग। महाभियोग जो है हमने यूएसए से इस प्रोविज़न को जो है वो अडॉप्ट किया है। तो राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो वो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर हटाया जाता है, लेकिन उनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो फॉलो की जाती है। महाभियोग में केवल संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर राज्य के जो विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कोई भी रोल नहीं होता। तो लोकसभा या राज्यसभा उनमें से कोई भी एक सदन क्या कर सकता है, एक रेजोल्यूशन पास कर सकता है 1/4 की मेजॉरिटी से। रेजोल्यूशन जो है वो राष्ट्रपति को 14 दिन के अंतर्गत दिया जाता है। रेजोल्यूशन देने के बाद जिस सदन ने रेजोल्यूशन दिया है वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी से क्या करेगा, उस संकल्प को पारित करेगा। उसके बाद वो जो बिल है वो अपोजिट हाउस में भेजा जाएगा राज्यसभा को। दूसरा सदन जो होगा वो उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन के 2/3 बहुमत हो जाएंगे, इस समय राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होगी कि वो अपना पक्ष रख सकते हैं, अपने संबंध में एक वकील अपॉइंट कर सकते हैं और अपनी दलीलें पेश कर सकते हैं। जब लोकसभा का 2/3 बहुमत और राज्यसभा का 2/3 बहुमत हो जाता है, उसके बाद यदि ये चीज़ साबित हो जाती है कि हाँ राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो संविधान का अतिक्रमण किया गया है, तो उसके बाद राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। जो संकल्प पारित होता है वो 1/4 होता है और जो संकल्प पारित करने के बाद जो मेजॉरिटी होती है वो 2/3 की मेजॉरिटी जो है वो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए लगाई जाती है। आर्टिकल 62 के अंतर्गत ये दिया हुआ है कि यदि किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति का पद जो है वो समाप्त हो जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, अपने पद में रहते हुए वो पद त्याग देते हैं या उनको पद से हटा दिया जाता है, या किसी भी अन्य कारण से राष्ट्रपति का पद जो है वो वेकेंट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो पुनः निर्वाचन होगा वो यथाशीघ्र तुरंत इलेक्शन जो है वो किया जाएगा। एज सुन एज पॉसिबल 6 महीने के अंदर जो है वो दूसरे व्यक्ति जो है वो इलेक्ट होकर राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करेंगे। और जिन व्यक्ति ने राष्ट्रपति के रूप में पद धारण किया है वो व्यक्ति पूरे 5 साल के लिए पद धारण करेगा। यहाँ पर समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति रहा
वो 2 साल तक राष्ट्रपति के पद को धारण किया, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो जो दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपति के पद को धारण करता है वो ऐसा नहीं होगा कि वो बचे हुए 3 साल के लिए राष्ट्रपति बनेंगे। जो दूसरे व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करेंगे वो पूरे 5 साल के लिए जो है वो अपना पद धारण करेंगे। अब हम राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली शक्ति है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। भारत सरकार के सभी शासन संबंधित कार्य जो है वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। भारत का एक संवैधानिक पद है महान्यायवादी। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 के अंतर्गत अपॉइंट किए जाते हैं, जो भारत सरकार का पक्ष रखते हैं हमेशा, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। हमारे भारत का लेखा जोखा रखने वाला व्यक्ति, जिसको भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में दिया हुआ है, तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। साथ ही साथ केंद्र के जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं वो सभी राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो देखे जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा वॉच किए जाते हैं। हमारे भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग बनाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास ही है। यहाँ तक कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है या नहीं करना है, या किसी जनजाति क्षेत्र के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी काम करना है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ये सभी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है। दूसरा एक महत्वपूर्ण शक्ति है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। यदि मैं विधायी शक्ति की बात करूं तो सबसे मुख्य शक्ति है राष्ट्रपति के पास ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जिसको हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 123 जिसमें राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई है। यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है और उस समय कोई कानून का निर्माण करना है, तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि संसद के दोनों सदन या एक सदन उपस्थित ना होने के कारण यदि कोई ऐसा कानून बनाना है जिसमें संसद के दोनों सदनों की सहमति जरूरी है, तो उस कंडीशन में यदि एक सदन है तो भी राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। यहाँ पे याद रखिए कि राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जिस विषय पे संसद को कानून बनाने की शक्ति है। जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति नहीं है, उन विषयों पर राष्ट्रपति जो है वो ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते। राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जो अध्यादेश होता है उसको बिल्कुल कानून की शक्तियाँ दी गई हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जो भी अध्यादेश जारी किया जाता है वो 6 सप्ताह तक जो है वो प्रभाव में रहता है, और यदि ऐसे अध्यादेश को यदि संसद के दोनों सदनों की सहमति मिल जाती है तो वो कल को कानून का रूप भी धारण कर सकता है। लेकिन यदि संसद के दोनों सदन ऐसे अध्यादेश को यदि अपनी अनुमति नहीं देते तो वो अध्यादेश जो है वो तुरंत समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ अध्यादेश जारी करने के बाद राष्ट्रपति चाहें तो अध्यादेश को स्वयं वापस भी ले सकते हैं। यदि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया है और अध्यादेश को ध्यान में रखते हुए भारत में कोई नियमावली बनाई गई है या कोई भी कार्य किया गया है, तो भले ही वो अध्यादेश हटा दिया जाए, उसके बाद भी उस अध्यादेश को ध्यान में रखते हुए जो भी कार्य किया गया है वो सभी काम जो है वो प्रभावशील समझे जाएंगे, वो जो कार्य हैं जो है समाप्त नहीं होंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। भारत का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है, आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो भारत में क्षमादान दे सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है तो मृत्युदंड को माफ़ करने की एकमात्र शक्ति राष्ट्रपति के पास है। उसके अलावा भारत में ऐसा कोई भी दूसरा पद नहीं है जो किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को जो है वो क्षमादान में बदल सके। साथ ही साथ अगली शक्ति है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किए जाते हैं। साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के अंतर्गत जो वार्षिक वित्तीय विवरण जो एनुअल बजट पेश किया जाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही संसद के समक्ष रखा जाता है। साथ ही साथ यदि भारत की आकस्मिक निधि या संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड या कंटेंजेंसी फंड से यदि कोई फंड निकालना है तो उसमें राष्ट्रपति की अनुमति जो है वो अपेक्षित है। और राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति भी दी गई है। न्यायिक शक्ति के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि राष्ट्रपति को यदि किसी संबंध में सलाह लेना है तो वह सुप्रीम कोर्ट से जो है वो सलाह ले सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को एडवाइजरी पावर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट
यदि राष्ट्रपति चाहें तो वह सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में जो है एडवाइस ले सकते हैं। राष्ट्रपति के पास कूटनीतिक शक्ति भी है। कहने का अर्थ ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधि होती हैं, समझौते होते हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं, वो सभी राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। हालांकि संसद की अनुमति अनिवार्य है, लेकिन ये सभी काम जो है वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्ति भी है। हमारे तीनों सेनाओं के जो प्रधान होते हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं के जो प्रधान होते हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्ति भी है। यदि हमारे देश में इमरजेंसी की घोषणा करना है तो इमरजेंसी की घोषणा जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। हालांकि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर ही इमरजेंसी जो है वो कंटिन्यू की जाती है, लेकिन इमरजेंसी की घोषणा करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को दी गई है। आर्टिकल 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति को और राज्यपाल को राज्य प्रमुख का दर्जा दिया गया है। कहने का अर्थ ये है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का पद धारण किया हुआ है, तो जब तक वो अपने पद को धारण किया हुआ है तब तक उसके ऊपर कोई भी सिविल या दंडिक कार्रवाई नहीं कर सकते। उनकी कभी गिरफ्तारी नहीं होगी, वो कभी कटघरे में या जेल में खड़े नहीं होंगे, केवल उनके ऊपर सिविल कार्रवाई चला सकते हैं। लेकिन सिविल कार्रवाई चलाने से पहले हमें उनको 2 महीने का बिफोर नोटिस देना पड़ेगा, जिसका प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अंतर्गत दिया है कि राष्ट्रपति के ऊपर यदि कोई भी सिविल कार्रवाई चलाना चाहते हैं तो उसके पहले उनको 2 महीने का नोटिस दिया जाना जो है वो जरूरी है। हमारे देश में राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, उसकी एक अपनी गरिमा है, प्रतिष्ठा है। भारत में जितने भी संवैधानिक पद हैं उन सभी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। चाहे मैं मुख्य निर्वाचन आयोग की बात कर लूं, या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर लूं, या प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सभी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के संबंध में प्रावधान दिया है। यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। यदि इसमें कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। धन्यवाद।